हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक के अंदर राजस्थान इतिहास के अंदर मेवाड़ महाराणा सांगा 1509 से 1528 तक जिनका शासनकाल रहा। आज हम इनके शासनकाल के बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करेंगे महाराणा संग्राम सिंह, मेवाड़ के परम यशस्वी शासक महाराणा कुंभा के पौत्र तथा महाराणा रायमल के तीसरे पुत्र थे। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल को हुआ और 1482 को इनका जन्म हुआ तथा राज्याभिषेक 24 मई 1509 को हुआ। अजमेर के करमचंद पंवार ने सांगा को उनके बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में रखा था तथा इनका राज्याभिषेक से पूर्व तक वे सांगा के आश्रयदाता बने थे। संग्राम सिंह के शासन ग्रहण के समय दिल्ली में लोधी वंश के सुल्तान सिकंदर लोधी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा में नासिर शाह खिलजी का शासनकाल था। मेवाड़ के पड़ोसी राजपूत राज्यों को पुनः मेवाड़ के प्रभाव में लाने के लिए राणा सांगा ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि राणा सांगा ने किस प्रकार से कार्य किया। राणा सांगा और मालवा 1511 ईस्वी में नसीरुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद महमूद खिलजी द्वितीय मालवा की गद्दी पर बैठा, किंतु नसीरुद्दीन के छोटे भाई साहिब खान ने महमूद को हटाकर सिंहासन अधिकृत कर लिया। फरवरी 1518 में सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय की सहायतार्थ गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर मांडू के दुर्ग को हस्तगत किया था। चंदेरी के शासक मेदिनी राय की सहायता हेतु अनुरोध पर राणा सांगा ने मालवा की ओर प्रस्थान किया, लेकिन मांडू के दुर्ग के पतन के समाचार को सुनकर गागरोन दुर्ग पर आक्रमण कर इस दुर्ग को मेदिनी राय के अधिकार में सौंप वे मेवाड़ लौट आए। मेदिनी राय की शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से महमूद ने गागरोन पर आक्रमण किया। मेदिनी राय की प्रार्थना पर सांगा पुनः गागरोन पहुंच गए। वह महमूद से युद्ध किया। इस युद्ध में सांगा को निर्णायक विजय प्राप्त हुई और महमूद को बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में राणा ने उनके साथ मानवीय व्यवहार करते हुए उसे क्षमादान देकर मालवा लौटा दिया। राणा सांगा और गुजरात। ईडर राज्य में हस्तक्षेप। तो मेवाड़ की गद्दी पर आसीन होने के कुछ वर्षों बाद ही सांगा को ईडर राज्य में अपने समर्थक को गद्दी पर बैठाने का अवसर मिल गया, जिसके लिए उसने ईडर राज्य में हस्तक्षेप किया था। ईडर के राव भाण के पौत्रों रायमल और भारमल की आपसी लड़ाई में महाराणा सांगा ने रायमल की सहायता कर उसे ईडर का शासक बनाने में मदद की थी। इस कारण से महाराणा सांगा की गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह से लड़ाई हुई। सुल्तान मुजफ्फर शाह का उत्तराधिकारी सिकंदर शाह था, परंतु उसका दूसरा पुत्र बहादुर शाह गद्दी पर बैठना चाहता था। अतः वह अपने बड़े भाई से रुष्ट होकर सांगा की शरण में मेवाड़ चला आया। राणा ने उसको सहायता प्रदान कर गुजरात को कई बार लुटवाया और गुजरात की शक्ति को निर्बल किया। नेक्स्ट में बात करते हैं दिल्ली सल्तनत और राणा सांगा। खातौली का युद्ध। तो राणा सांगा के राज्यारोहण के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोधी 22 नवंबर 1517 को दिल्ली के तख्त पर आसीन हुआ। राणा सांगा ने पूर्वी राजस्थान के उन क्षेत्रों को जो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था।
इससे इब्राहिम लोदी ने क्रुद्ध होकर सांगा को सबक सिखाने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण किया एवं दोनों के मध्य 1517 में हाड़ौती की सीमा पर खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजय मिली या इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1519 ईस्वी। इब्राहिम लोदी ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए मियां मक्कन के नेतृत्व में शाही सेना राणा सांगा के विरुद्ध भेजी। इस युद्ध में शाही सेना को बाड़ी के युद्ध में बुरी तरह पराजित होकर भागना पड़ा। बाबर और सांगा। राणा सांगा के समय काबुल का शासक बाबर मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर था, जो तैमूर लंग के वंशज उमेर शेख मिर्जा का पुत्र था। बाबर ने 20 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली पर मुगल शासन की आधारशिला रखी। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बाबर ने राणा सांगा पर भी अपना अधिकार जमाने हेतु बाबर ने फतेहपुर सीकरी में अपना पड़ाव डाला था। बाबर की ओर से मेहंदी ख्वाजा द्वारा बयाना दुर्ग अधिग्रहित कर लिया गया। बयाना युद्ध 16 फरवरी 1527 गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक के अनुसार 16 फरवरी व वीर विनोद पुस्तक के अनुसार 21 फरवरी 1527 को बयाना के युद्ध में बाबर की हार हुई। इसको सांगा ने बाबर की सेना को हरा बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया। बाबर ने इस हार का बदला लेने के लिए सांगा पर पुनः आक्रमण हेतु कूच किया। बयाना की विजय के बाद सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़कर भुसावर होकर सीकरी जाने का मार्ग पकड़ा। वह भुसावर में लगभग 1 माह ठहरा रहा, लेकिन इससे बाबर के खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने और उचित सैन्य संचालन का समय मिल गया। नेक्स्ट में हम बात करेंगे खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध है वो 17 मार्च 1527 गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक के अनुसार 17 मार्च एवं वीर विनोद पुस्तक के अनुसार 16 मार्च को खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ। खानवा का मैदान आधुनिक भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में है। इस युद्ध में महाराणा सांगा के झंडे के नीचे प्राय सारे राजपूतों के राजा थे। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले पाती पेरवन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। मारवाड़ के राव गंगा एवं मालदेव, आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, बीरमदेव मेड़तिया, वागड़ डूंगरपुर का रावल उदय सिंह व खेत सिंह, देवलिया का रावत बाघ सिंह, नरहड़ा हाड़ा, चंदेरी का मेदिनी राय, वीर सिंह देव, बीकानेर के राव जेत सिंह का पुत्र कुंवर कल्याणमल, झाला अज्जा आदि कई राजपूत राणा सांगा के साथ थे। सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई। युद्ध के दौरान राणा सांगा के सिर पर एक तीर लगा, जिससे वे मूर्छित हो गए थे। तब झाला अज्जा को सब राज चिन्हों के साथ महाराणा के हाथी पर सवार किया गया। झाला अज्जा ने इस युद्ध का संचालन में अपने प्राण दिए। युद्ध में बाबर विजयी हुआ। मूर्छित महाराणा को राजपूत बसवा गांव जयपुर राज्य ले गए। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण महाराणा सांगा की प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर की तैयारी करने का समय देना था। राजपूतों की युद्ध तकनीक भी पुरानी थी और वे बाबर की युद्ध की नवीन व्यूह रचना तुलुगमा पद्धति के से अनभिज्ञ थे, उनको पता नहीं था। और बाबर की सेना के पास तोपें और बंदूकें भी थी, जिससे राजपूत सेना की बड़ी हानि हुई थी। खानवा युद्ध के बाद भारतवर्ष में मुगलों का राज्य स्थायी हो गया था तथा बाबर स्थिर रूप से भारतवर्ष का बादशाह बना। बाद में बाबर राजपूतों पर आक्रमण कर उनकी शक्ति को नष्ट करने के विचार से 19 जनवरी 1528 को चंदेरी पहुंचा।
चंदेरी के मेदिन राय की सहायता करने तथा बाबर से बदला लेने के लिए सांगा ने चंदेरी की ओर प्रस्थान किया और कालपी से कुछ दूर इरिच गांव में डेरा डाला, जहां उसके साथी राजपूतों ने, जो नए युद्ध के विरोधी थे, उसको फिर से युद्ध में प्रविष्ट देखकर विष दे दिया। कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा का स्वर्गवास हो गया। उनको मांडलगढ़ लाया गया, जहां उनकी समाधि अभी बनी हुई है। महाराणा सांगा वीर, उदार, कृतज्ञ, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। मेवाड़ के ही नहीं, सारे भारतवर्ष के इतिहास में महाराणा संग्राम सिंह सांगा का विशिष्ट स्थान है। उनके राजकाल में मेवाड़ अपने गौरव और वैभव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था, इसलिए उन्हें अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद 5 फरवरी 1528 के आसपास चित्तौड़गढ़ के राज्य के स्वामी राणा रतन सिंह हुए। महाराणा रतन सिंह की सन 1531 में बूंदी के राजा सूरजमल के साथ आपसी लड़ाई में मृत्यु हो गई। साथ ही सूरजमल भी मारा गया। फिर रतन सिंह के छोटे भाई विक्रमादित्य 1531 ईस्वी में मेवाड़ के राजा बने। उनके समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने सन 1533 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रानी करमावती ने बादशाह हुमायूं से सहायता मिलने की आशा पर अपना वकील उसके पास भेजा, लेकिन उसने सहायता न की। अंततः करमवती ने सुल्तान से संधि की। 23 मार्च 1533 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ से लौट गया। 1534 ईस्वी में सुल्तान ने फिर आक्रमण किया। महाराणा विक्रमादित्य को तो उदय सिंह सहित बूंदी भेज दिया गया था और युद्ध तक देवलिए के रावत बाघ सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया गया। रावत बाघ सिंह दुर्ग के पाड़नपोल दरवाजे के बाहर तथा राणा सज्जा व सिंहा हनुमान पोल के बाहर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सेनापति रूमी खां के नेतृत्व में बहादुर शाह की सेना विजयी हुई और हाड़ी रानी करमवती ने 8 मार्च 1535 ईस्वी को जौहर किया और यह युद्ध पूर्ण हुआ। यह युद्ध चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाता है। लेकिन बादशाह हुमायूं ने तुरंत ही बहादुर शाह पर हमला कर दिया, जिससे सुल्तान कुछ साथियों सहित मांडू भाग गया। बहादुर शाह के हारने पर मेवाड़ के सरदारों ने पुनः चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। फिर विक्रमादित्य पुनः वहां के शासक हो गए। 1536 ईस्वी में दासीपुत्र बनवीर ने एक दिन रात के समय महाराणा को सोते हुए मार डाला और उदय सिंह का भी वध करना चाहा, लेकिन स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। मेवाड़ का स्वामी बनकर बनवीर राज्य करने लगा। उदय सिंह द्वितीय को लेकर पन्नाधाय कुंभलनेर पहुंची। वहां से किलेदार आशा देवपुरा ने उन्हें अपने पास रखा। 1537 में कुछ सरदारों ने उदय सिंह द्वितीय को मेवाड़ का स्वामी मानकर कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक किया। उदय सिंह ने सेना एकत्रित कर कुंभलगढ़ से ही चित्तौड़ पर चढ़ाई की। बनवीर मारा गया। 1540 ईस्वी में उदय सिंह अपने पैतृक राज्य के स्वामी बने। 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की नींव डाली। इसी सन में उदय सागर भी बनने लगा, जो 1565 में पूर्ण हुआ। मुगल बादशाह अकबर ने 23 अक्टूबर 1567 को चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया। महाराणा उदय सिंह ने मालवा के मौजूद शासक राज बहादुर को अपने यहाँ शरण देकर अकबर के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करने का अवसर उपस्थित कर दिया। महाराणा उदय सिंह राठौड़ जयमल और रावत पत्ता को सेनाध्यक्ष नियत कर कुछ सरदारों सहित मेवाड़ के पहाड़ों में चले गए। अकबर से युद्ध में जयमल और कल्ला राठौड़ हनुमान पोल व भैरव पोल के बीच और रावत व पत्ता रामपोल के भीतर वीरगति को प्राप्त हुए। वह राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। 25 फरवरी 1568 को अकबर ने किले पर अधिकार कर लिया। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तृतीय शाखा था। जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण की मूर्तियां बनवाकर आगरा के किले के द्वार पर खड़ी करवाई। महाराणा उदय सिंह का 28 फरवरी 1572 ईस्वी को
गोगोंदा में देहांत हो गया, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। इस प्रकार से हमने बात की महाराणा सांगा के शासनकाल के बारे में। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण महाराजाओं के बारे में, महाराणाओं के बारे में हमने चर्चा की है आज की क्लास के अंदर। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतना अमूल्य समय दिया। हमारी क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सभी ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें, जिससे मेवाड़ से जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। ये आपका ही अपना यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप सबका जो स्टडी मटेरियल है वो लगातार उपलब्ध हो रहा है। आप सबका अनमोल सहयोग इसी प्रकार से हमारे साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां सरस्वती।